और माननीय विधायक जी का भी मैं स्वागत करूंगी। चित्रकूट विधायक, चूंकि चित्रकूट बड़ी ही पवित्र नगरी है और पवित्र नगरी से विधायक जी आते हैं। सर, चूंकि बीजेपी की इकलौती ये सीट है जिस पर आपने ही विजय हासिल की थी, किस तरीके से, मैं जानना चाहूंगी कि अभी वहां के सियासी समीकरण को यदि हम समझना चाहें तो किस तरीके से स्थिति आप देख पा रहे हैं वहां? जनता की कृपा है जी, प्रभु श्री राम की, तो उनकी कृपा है तो जीत गया। सर, लेकिन चुनौतियां एक नेता के तौर पर किस तरह की वहां आपने देखी, क्योंकि बीजेपी बड़ी मुश्किलों से वहां पर जीत पाई है। संघर्ष का क्षेत्र 75% जंगली हिस्सा है जी, उनके बीच में कोई काम करते नहीं थे। हाँ, गरीबों के बीच में और कुछ दबाव बना के और चुनाव जीते थे। मुझे उन गरीबों तक घुसने का अवसर मिला जी, और आदत अब यह हो गई है कि गरीबों के बीच में ही रहना स्वभाव बन गया है। लेकिन सर वहां पर विकास के लिए, चूंकि हमने देखा कि लगातार, और आपने भी अभी चूंकि जिक्र किया कि वहां पर एक समय हुआ करता था कि बहुत दबाव होता था, तानाशाही एक रवैया होता था, किस तरह से काम करना वहां आपके लिए चुनौती रहा और आपने राह भी आसान की? वहां देखा जा रहा है अब काफी विकास हो गया है वहां। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, जब डकैतों का काफी प्रभाव था जी, तब भी ऐसा कुछ संकट नहीं लगा और न कोई भय लगा, और अब भी नहीं लग रहा। अब भी गरीबों के बीच में काम करता हूँ, तब भी गरीबों के बीच में काम करते करते वहाँ तक पहुँचा। हमारा परिवार एक्चुअली आज़ादी से जुड़ा, आज़ादी आंदोलन से जुड़ा परिवार है, जिन्होंने उस धरती के लिए अंग्रेज़ों का न्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया। संघर्ष ये विरासत में मिला और इसलिए संघर्ष करके और उस संघर्ष का लोगों ने वापस किया कुछ चुनाव जीत। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता विधायक सर अक्सर देखे जाते हैं कि फील्ड पर नहीं उतरते हैं, आम जनता के बीच नहीं पहुंचते हैं। हम आपको जानते हैं, जहां तक मेरी जानकारी में, आप अक्सर फील्ड पर पहुंचते हैं, अधिकारियों से भी आपकी काफी नोकझोंक हो जाती है। देखिए, नेता भी, हम लोग नेता नहीं बल्कि जनसेवक हैं जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं प्रधान जनसेवक हूँ जनता का। तो लोकतंत्र में तो जनसेवक ही हैं हम लोग, और जनता के जितना करीब रहेंगे तो दूरियां अपने आप समाप्त रहेंगी, और जब दूरियां समाप्त रहेंगी तो हमारे और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा, और इसलिए उसका परिणाम हमेशा अच्छा मिलता रहेगा। तो सर अधिकारियों को भी आप फटकार लगा देते हैं? अधिकारी ये अन्याय करते हैं। जी, चित्रकूट डकैती प्रभावित क्षेत्र रहा, वो भी दहशत फैला के और तबाह करते रहे लोगों को। अधिकारी भी उसी संस्कार और संस्कृति को अपनाते रहे और जनप्रतिनिधि भी उसी में मिले जुले रहते थे और पब्लिक बीच में पिसती थी। चित्रकूट को चारागाह बना लिया गया था। अब वो चारागाही व्यवस्था से दूर करने के लिए स्वाभाविक है उनके लिए न्याय, क्योंकि अपढ़ बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं हैं, गरीब हैं, तो जो पढ़े लिखे नहीं तो जो अनजान है उसी का हक छीनने में सहूलियत होती है, वही करते रहे वो। मैं प्रयास करता हूं कि वो उनका हक उनको मिले, तो जिनको मिले वो तो खुश होंगे, तो जिनसे छूट रहा है तो वो जल्दी छोड़ना नहीं चाहते, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं नोकझोंक हो ही जाती है। बिल्कुल। चारागाही व्यवस्था आपने कहा, जब से आपने कमान संभाली है और अधिकारियों को चूंकि लगातार फटकार लगाते हुए हमने वीडियोस भी देखे हैं, तो सर अब कितना आप बदलाव देखते हैं अधिकारियों में? मेरा अभी तो इस साल का प्लान बन रहा है जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा, लंबे प्रयास के बाद एक हमको अच्छा लड़का मिला है IAS SDM के रूप में। अभी भेंट तो नहीं, पर उनसे चर्चा हुई, उनको बधाई दिया। बढ़िया काम करिए, गरीबों के साथ अन्याय दूर हो जाए। गरीब क्षेत्र है, प्राइवेट स्कूल भी नहीं है, गरीबी के काम, प्राइवेट स्कूल तो पैसा लेते हैं, तो सरकारी स्कूलों को हमको चुस्त दुरुस्त करना है, पढ़ाई अच्छी हो, शिक्षक हों। अब मुझे बताकर भी खुशी हो रही कि हमारे यहाँ के गरीब परिवार का एक बच्चा 99% IIT में उसका रिजल्ट आया, अभी उसको IIT में एडमिशन हुआ सरकारी स्कूल से पढ़ के। एक और लड़का भी क्या कहूँ, शुक्ला परिवार का है, वो भी अभी उसकी 90वीं रैंक है NIT में। अब मेरा प्रयास ये है कि जितने स्कूल हैं सारे अच्छे स्कूल चलें, और इसमें विजय यादव और वो जो शुक्ला लड़का अच्छा पास हुआ अंक से, ऐसे बहुत सारे बच्चे आए, और मेरी उपलब्धि सबसे, क्योंकि मेरी जो प्राथमिकताएं
वो पहली शिक्षा है, दूसरा पानी। बिना शिक्षा के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, दुनिया को समझ नहीं सकता, और बिना पानी के तो कुछ होते नहीं है। बिल्कुल, पानी का चूंकि आपने जिक्र किया, बाण सागर को लेकर वहाँ पे काफी चर्चा है और निर्माण कार्य में अभी कुछ रोड़े आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं। सर, किस तरीके से काम चल रहा है? हम चाहूंगे कि आप श्रोताओं को बताएं कैसे काम अभी किया जा रहा है। बाण सागर तो मेरे यहाँ शून्य जैसा था। जी, पिछली बार विधायक था तो वो उस पे एक प्रयास में बाण सागर मिल गया, सरकार ने पैसा भी दिया, लेकिन बीच में किसी ने ख्वाहिश नहीं की, 10 वर्षों में तो गुमा रहा। अभी खोज खबर फिर से किया मैंने। अभी 31 तारीख को जो घटते हुए जलस्तर और पानी की जो कमी आ रही है, आने वाली है, लगातार हम धरती से पानी निकाल रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, इस पर चर्चा थी नियम 139 के तहत। उसमें मेरा भी विषय था। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से, सभापति महोदय से निवेदन भी किया कि चूँकि अन्य विषयों पर नहीं, जानबूझ के नहीं बोला मैं कि मुझे पानी पर बोलने के लिए मुझे ज़्यादा अवसर मिल जाए और आप मुझे संरक्षण दीजिए। और पूरे बाण सागर की, बाण सागर भी नहीं, बाण सागर है, वर्गी है, टोनसाइडल प्रोजेक्ट है, अन्य स्थानीय स्तर पर छोटे जलाशय हैं, बड़े जलाशय हैं, पुराने जलाशयों को है नाला बंधान करके, किस तरीके से पानी को रोक करके, पानी को पूंजी मान करके और घर घर तक, गांव गांव तक पानी पहुंचाना है और जल स्तर बढ़ाना है। इसके लिए सारी बातें मैंने अपने रखी और माननीय सभापति महोदय ने मंत्री जी को भी दिशा निर्देश दिया है कि विधायक जी के साथ बैठकर ये सारी समस्याएं जो पानी के संबंध में उन्होंने बताई है उसका समाधान निकालें। सर, चित्रकूट एक पवित्र नगरी है और हम देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में चूंकि धार्मिक स्थलों का विस्तारीकरण किया जा रहा है, उन्हें पर्यटन के क्षेत्र में भी लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चित्रकूट में यदि मैं धार्मिक उससे परिप्रेक्ष्य में पूछूं तो किस तरह से विकास किया जा रहा है, क्या काम किए जा रहे हैं? पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बधाई दूंगा बहुत बहुत, और प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी भी 2-3 बार पहुंच चुके हैं चित्रकूट, अमित शाह जी भी पहुंच चुके हैं। ऐसे महापुरुषों को मैं पहले तो चित्रकूट पधारने के लिए बधाई दूंगा, भगवान कामतानाथ की नगरी पर। दूसरा, चित्रकूट पर नगर पंचायत थी, अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोगों की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे प्राधिकरण घोषित किया। प्राधिकरण घोषित करने के बाद चित्रकूट को काशी विश्वनाथ, बाबा महाकाल, उज्जैन और अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट का विकास हो, क्योंकि प्रभु श्री राम अयोध्या में केवल राजकुमार थे और जितनी देश और दुनिया में शोहरत, यश और कीर्ति मिली वो चित्रकूट से मिली। और चित्रकूट में वो 14 साल में से 12 साल चित्रकूट में रहे। इसके बाद वो लंका तक जंगल जंगल से निकल के और वहाँ पहुँचे। वो रामपथ गमन भी बनने जा रहा है चित्रकूट में। अब चित्रकूट में माननीय मुख्यमंत्री जी पहले हमको 645 करोड़ रुपए दिए और बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वहाँ, जिसके कारण उसकी लागत तब नए नए प्रोजेक्ट बढ़े तो लागत बढ़ी। अब वो 2000 करोड़ से ज़्यादा की राशि हमको दे रहे हैं और मुझे लगता है कि इन 3.5 वर्षों में चित्रकूट का काफ़ी विकास होगा, स्थानीय स्तर पर, सड़कों का, धार्मिक स्थलों का। और वहाँ साल में लगभग 3.5 से 4 करोड़ लोग आते हैं, कारों से आते हैं, हर तरह से आते हैं। उनके लिए कार पार्किंग से लेके सड़कों का काम शुरू भी हो गया। माननीय गडकरी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि चित्रकूट से और सतना तक उन्होंने 4 लेन दिया अभी और उसको मैहर तक पहुँचाने वाले हैं। और चित्रकूट का वो 4 लेन बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ जाएगा, बहुत थोड़ी दूर पड़ती है, 10 किलोमीटर और जुड़ जाएगा, जो उस योजना के तहत है। तो पूरा आगरा से लेकर के चित्रकूट और हम मैहर तक बाइक कार 4 लेन से आ जाएंगे और जो ट्रेन से भी ज़्यादा कम दूरी दिल्ली तक पहुंचने के लिए सतना से हो जाएगी। बिल्कुल, यानी चाहूँ और विकास अभी चित्रकूट में हो रहा है पानी सर, के लिए भी स्थानीय स्तर पर भी हर तरह से पानी के लिए विकास जी, क्योंकि पानी मिल जाए। जंगल भी हम नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं ये निकल के और वहाँ के जो प्राकृतिक
पौधे हैं उनकी भी वृद्धि हो, नए पौधे हैं। और चित्रकूट का कोठी से सतना चित्रकूट का एक हिस्सा 60 किलोमीटर है, सतना से चित्रकूट 80 किलोमीटर है। इस समय कोठी से चित्रकूट लगभग वन विभाग का है। अब वन विभाग तो सबसे पहले जंगल ही लगाता है, यदि वो जंगल पूरा लग जाएगा तो बहुत खूबसूरत चित्रकूट हो जाएगा। और चित्रकूट के जो और जंगली हिस्सा है, चित्रकूट शहरी क्षेत्र का भी, वो भी और अच्छे जंगल लग जाएं, सड़क किनारे से लेकर पहाड़ों और सब जगह नदी के किनारे, ताकि क्योंकि कंक्रीट के जंगल तो दिल्ली में मिल जाएंगे, बनारस, जयपुर, सब जगह, आगरा, सब जगह मिल जाएंगे, पर जंगल के जंगल नहीं मिलेंगे। इसलिए चित्रकूट भगवान प्रभु श्री राम चित्रकूट आए थे तब तो खूब जंगल था। हमारा प्रयास है कि चित्रकूट फिर उसी तरह जंगल से आच्छादित हो जाए, ताकि उसका परिचय चित्रकूट के रूप में पूरे देश और दुनिया में अलग से रहे। बिल्कुल, यानी चित्रकूट का कायाकल्प लगातार हो रहा है, एक बदलती तस्वीर हमको देखने को मिलेगी। सर, यदि विंध्य की बात करें, हम मध्य प्रदेश की राजनीति की जब बात आती है तो विंध्य की राजनीति चरम पर होती है, टॉप लेवल पर उस पर बात होती है। नारायण त्रिपाठी जी विंध्य प्रदेश बनाने की उन्होंने मांग की थी। ऐसी तरह तरह की मांगे हम अक्सर विंध्य क्षेत्र से ही देख पाते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए रातों रात बहुत ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ये कपोल कल्पित बातें होती हैं। जनप्रतिनिधि भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता ग्रास रूटर जो ज़मीन पकड़ के चलता है, ज़मीन की स्थितियों परिस्थितियों को साथ में लेके चलता है। एक होता पैराशूटर, ये जो पैराशूटर आ जाते हैं, ज़मीन तो देखे नहीं, तो ज़मीन छोड़ के आसमान में उड़ते हैं और फिर जिस दल के लिए लंबा प्रयास और प्रचार प्रसार शुरू करते हैं, उसी दल को छोड़कर किसी और दल से चुनाव लड़ते हैं। तो यदि वो दल इतना अच्छा था और प्रभावी था, तो हार हो या जीत हो, उसी दल को आगे बढ़ा के उसी दल से उनको चुनाव लड़ना चाहिए था ना, ऐसा कुछ नहीं। सर, चूंकि विंध्य क्षेत्र से कई नेता इस समय हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन हम देखते हैं कि विंध्य की ही राजनीति में एक नई चीज़ देखने को मिलती है, चाहे वो डिप्टी सीएम को लेकर रीति पाठक का अक्सर सदन में कुछ तरह का बयान देना, या इसके अलावा भी हम कई तरह की बातें वहाँ बयानबाजी लगातार देखते हैं। सर, इसे किस तरह से देखते हैं? क्या वहाँ का राजनीतिक माहौल इस समय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो एक होशियार और समझदार विधायिका हैं, सांसद रहीं 2 बार 3 बार, अच्छी वक्ता हैं, होशियार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ये बातें अनावश्यक तूल पकड़ लेती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई दूरी है या कहीं किसी बात को लेकर वो नाराज हैं, ऐसा कभी देखने को भी नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला। और जब कभी उनके साथ बैठता भी हूँ, चर्चा भी होती, तो स्वस्थ और सकारात्मक और अच्छी चर्चा होती है, और कुछ न कुछ किसी न किसी क्षेत्र में उत्थान और विकास की चर्चा होती है, सकारात्मक। बीच में सर सतना को संभाग बनाने की मांग भी उठी थी, ये सारी मांगे सर विंध्य से ही क्यों उठती हैं? संभाग अभी मेरी समझ में तो सतना को अभी संभाग बनाना इतना जरूरी नहीं है। जिनने कहा हो सकता है उनके दिमाग मस्तिष्क में कोई और बात रही हो, क्योंकि इतने बहुत छोटे छोटे ज़िले बन जाएंगे, छोटे छोटे संभाग बन जाएंगे, तो उनका अस्तित्व भी कमज़ोर हो जाएगा, उनका प्रभाव, उनका जो दायरा है वो कम होने से उनका प्रभाव भी कम हो जाएगा। इसलिए रीवा से 13 किलोमीटर पहले तक सतना ऑलरेडी लगता है, और जो संभाग बनना आवश्यक था, शहडोल, सतना रीवा से करीब 200 किलोमीटर ज़्यादा दूरी है, ऑलरेडी बन चुका है। और अभी सतना और रीवा में दूरी बिल्कुल बहुत कम है, और मैहर ही सतना का हिस्सा है। 7 विधानसभाएं थी, 2 मैहर में चली गई, 5 सतना के लिए बची। हम यदि पन्ना भी जोड़ देंगे तो उसके बाद भी सतना संभाग बनने के लिए, यानी भौगोलिक दृष्टि से तो सर संभव नहीं है। इतना तो भौगोलिक स्थिति से और किसी भी स्थिति से मेरी समझ में अभी संभाग बनने का कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा।
बिल्कुल। सरकार लगातार विकास की बात कर रही है सर, लेकिन हम विधानसभा में देखते हैं अभी चूंकि लगातार विपक्ष कई ऐसे गंभीर आरोप लगा रहा है। यदि हम बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो किस तरह से आप चूंकि विपक्ष को देख पा रहे हैं, अभी हम बात करें इस संसद से लेकर सदन तक, संसद में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी की जा रही है, खासतौर पर उसका विरोध किया जा रहा है, उसके साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। उस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो विपक्ष में होता है, जी। जो सत्ता में होता है वो जवाबदेह होता है, और जो विपक्ष में होता है वो बुराई ढूंढते रहते हैं। तो कई बार ऐसी भी बुराई और ऐसे विषय रखे जाते हैं जिनका कोई औचित्य भी नहीं है, और यदि वो स्वस्थ तरीके से, तर्कशील ढंग से और सरकार की कमियां निकाल के सामने रखते हैं, निश्चित रूप से सरकार विचार करते हैं, क्योंकि सरकार चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, दोनों जनता के हित के लिए उनको जिम्मेदारियां मिली हैं। और यदि निरर्थक आरोप लगाना, तो आरोप को तो कोई सीमा नहीं है, और जनता के हित में यदि कोई विचार रखते हैं, निश्चित रूप से सरकार उनको सुनती है। आज उनका मैं उदाहरण दूं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कांग्रेस से माननीय दिग्विजय सिंह जी के पुत्र जयवर्धन जी ने जो विषय रखा महानगर बनाने के लिए, और इंदौर को भी, भोपाल को भी, उज्जैन को भी जोड़कर, और ये बहुत बड़ा कॉरिडोर बन जाएगा महानगर के रूप में, तो माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश जी ने उनकी सराहना की। अब वो तो इसे विपक्ष में है, लेकिन उन्होंने स्वस्थ विचार रखे, बिना किसी दूरी और बिना किसी असमानता से, पारदर्शिता से रखे। आज बहुत बड़ी चर्चा हुई और कई विधायकों ने अपने अच्छे विचार रखे। कहीं भूल चूक हो जाती है तो उस भूल चूक को कुछ इतर मान के बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसमें सकारात्मक सुझाव देना चाहिए कि इसको यदि ऐसे ऐसा कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। कई प्रतिपक्षी विधायक भी अच्छी बातें रखते हैं, जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, अध्ययन करके आते हैं, और अध्ययन को ही बातें सोच के, समझ के, चर्चा करके और फिर सदन के अंदर रखते हैं, जो जनहित की होती है। और बड़े महानगर बनाना है, रोजगार भी देना है, और व्यवसायिक क्षेत्र भी बनाना है। और महानगर बनाने के लिए यदि बम्बई से भी बड़ा या दिल्ली से भी बड़ा हमारी सोच है कि उज्जैन से लेकर और इंदौर से देवास और भोपाल सब एक हो जाएं, 200-250 किलोमीटर एरिया, तो इसमें क्या बुराई है, और अच्छा लगा। यानी विकास की ही बात विपक्ष के द्वारा की गई है। सर, विपक्ष लगातार, यदि हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा था अभी बीच में, और लगातार विधायकों को नसीहत दी ही जाती है। कांग्रेस अपने उत्थान के लिए संघर्ष कर रही है। सर, यदि मैं आपके नजरिए से जानना चाहूं, चूंकि 40 वर्षों से आप भी सक्रिय राजनीति में हैं, क्या भविष्य देखते हैं सर कांग्रेस का? भारतीय जनता पार्टी का शिविर जी। ये एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के अंतर्गत आता है। साल डेढ़ साल के अंदर हर जगह शिविर होते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, और जब चुनावी वर्ष होता है तो इसमें सक्रियता थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है, और प्रयास होता है कि जो बड़े स्तर पर बड़े नेताओं के जो विचार सुनने को मिलते हैं हम लोगों को, फिर यह विचार बूथ स्तर तक उतारने के लिए पार्टी काम करती है। कांग्रेस भी अब उसी रास्ते पर आ रही है। वहाँ तो ज़्यादातर वन मैन शो होते हैं, या कुछ मोहल्लों के नेता होते हैं। मोहल्ला मतलब एक कोई 5 विधानसभा, कोई 10 विधानसभा, कोई 15 विधानसभा, ऐसे वो बांटे रहते हैं, और उनके फॉलोवर होते हैं। पार्टी ज़्यादातर होती नहीं, संगठन होता नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो संगठन आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी में कोई बीच में ना भी रह जाए, तो कोई अच्छा नेता नहीं रह जाता तो दुख तो होता है, क्षति होती है पार्टी की भी और समाज की भी, लेकिन उसकी भरपाई जल्दी हो जाती है। कांग्रेस में तो वर्षों वर्षों तक ये सब खत्म रहता है, और कांग्रेस में निकट भविष्य में अभी कुछ नहीं दिखता कि कांग्रेस आगे बढ़ेगी, कि उनके काम करने के तरीके कुछ ज़मीन पर दिख ही नहीं रहे। कई बार हम लोगों को कहना पड़ता है, सत्ता में रहने के बाद भी कहना पड़ता है कि यार कुछ जनता के बीच में दिखा करो, वहाँ भी जाओ, कुछ विपक्ष की भूमिका आप ही लोग ज़्यादा करेंगे, दोनों हम ही को करनी पड़ेगी। यानी सोशल मीडिया तक सीमित रहती है कांग्रेस, आपका ये कहना है? बस इतना ही करते हैं वो,
और अब राजनीति जनता के बीच में जाना, थोड़ा डीजल भी महंगा है, समय भी देना पड़ता है, गाड़ी भी टूटती है। हो सकता हो तो न कर पाते हो कि घर बैठे चुनाव जीत जाएं केजरीवाल की तरह। कभी ये एक इत्तेफाक हो सकता है ऐसा, लेकिन लंबे समय तक यदि काम करना है लोकतंत्र में तो जनता के बीच में ही रहना पड़ेगा, तभी उसके हाल ही दूरदर्शी में परिणाम सर नेता लंबे समय तक प्रतिपक्ष मिलेंगे। उमंग सिंघार जी लेकिन आए थे, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप तो विपक्ष की भूमिका में चौकीदार हैं, तो वो कहते हैं हम तो बोलते हैं कि उठो सरकार, जागो सरकार, सरकार जागती नहीं है। देखिए, चौकीदार सब हैं, जो सत्ता में रहता है जी। जनता के साथ अन्याय न हो, जनता की मांगें, उसकी ज़रूरतें उसके साथ तक पहुँचें, वो सत्ता वाले भी देखते हैं। सत्ता के साथ में निर्देश, दिशा निर्देश देकर, और जो विपक्ष में होते हैं उनकी हम कहीं गलत ना करें, कहीं अन्याय न करें, हमको सजग करते रहें और जनता की पहरेदारी करते हैं। तो पहरेदारी जिम्मेदारी तो दोनों पक्ष हैं। सत्ता कई बार भटक जाती है, भटके ना, इसके लिए उनकी भी जिम्मेदारी होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों को समय समय पर इसी हाल में 23 फरवरी या 23 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के बीच में, मध्य प्रदेश के जितने विधायक, सांसद, मंत्री, सबके बीच में बैठ करके 3.5 घंटे तक मार्गदर्शन दिया। और संगठन के दिल्ली से लेकर के यहाँ तक के समय समय पर संगठन के बड़े नेता आकर के हम लोग भी कहीं भटक न जाएं, इसलिए निर्धारित ट्रैक पर काम करते रहें। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये रीत रिवाज और प्रक्रिया रही है, अभी भी वही है। जनता के बीच में जाने के लिए हमेशा, और मोबाइल ठीक है उसकी ज़रूरत है, लेकिन मोबाइल के भरोसे न रह के पब्लिक के भरोसे रहे। आज ये पब्लिक वाणी के रूप में माननीय मृगेंद्र भैया ने जो कार्यक्रम किया है, 1 साल आज से पूज गए, और रिश्तेदार भी हमारे वो, और परिवार भी हैं, और पत्रकार तो बहुत बड़े हैं। उनका अपना एक भोपाल के अंदर सम्मान है, सम्मान उनको और आगे बढ़े। पब्लिक वाणी के माध्यम से आपने बुलाया, जो आने का अवसर मिला, और इसकी ऊंचाई और बढ़े। ये तमाम जितने बड़े समाचार पत्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, जो बड़ी प्रतिष्ठा जो प्राप्त किए हैं, ये पब्लिक वाणी भी और मृगेंद्र भैया भी उस प्रतिष्ठा और उस ऊंचाई को प्राप्त करें, बस यही निवेदन करने में आया। बिल्कुल सर, जाते जाते एक संदेश, युवा नेता जो अभी नए नए राजनीति में आए हैं, आपके अनुभव से एक संदेश, और हमारी जनता को भी एक संदेश आप देते जाइए इस मंच से। मैं संदेश क्या दे सकता हूँ? संदेश सुनने आता हूँ, संदेश लेने आता हूँ। जहाँ इतने वरिष्ठ पत्रकार हों, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आना हुआ, कई हमारे सीनियर मिनिस्टर आए, और मैं सुनता रहा और जो उन्होंने बताया। और नौजवान परिश्रम करें, संघर्ष ही ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। मैं कल पेपर पढ़ रहा था, शायद पत्रिका दैनिक भास्कर में सुविचार आते हैं, तो उसमें एक लाइन लिखी थी कि किसी विचारक की है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे प्यास से तड़पते हुए पानी की ज़रूरत लगातार अनुभव होती है, उसी तरह संघर्ष के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष की ज़रूरत होती है। बच्चे संघर्ष करें और संघर्ष पर ही भरोसा करें, और उस संघर्ष को सही दिशा के आधार पर जब और सही ट्रैक से चलकर और वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करें, निश्चित रूप से उनको बीच में कहीं दिक्कत ना आएगी। और संघर्ष का रास्ता ही, मेरे जीवन का रास्ता संघर्ष का ही, संघर्ष पर ही भरोसा है। इसलिए मैं जो भी कहता हूँ, जिनको भी कहता हूँ, ईमानदारी से काम करो और वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इन्हीं विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और लंबे समय तक मिलेगी। और आप हमेशा देश समाज की चर्चा के विषय में। बहुत खूबसूरत सर, बहुत थैंक यू सो मच सर तमाम चर्चा के लिए। तो माननीय विधायक जी का बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगी, जिन्होंने इतना लंबा और कीमती वक्त हमें दिया और इतनी लंबी समसामयिक चर्चा उन्होंने की। बहुत शुक्रिया सर।